तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक सेकेंडरी का जो हमारा चैप्टर है नया, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इसके पहले भी क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं अल्टरनेटर, जिसमें हम पूरे डिटेल में पढ़े थे। जैसे कि आप पढ़े थे अल्टरनेटर, बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी बेस में हम सिंक्रोनस मोटर को भी पूरे एक क्लास में कवर करेंगे। क्लास जो भी हो 1.5 या पौने 2 घंटे का आसपास चलेगा, जो भी हो। ठीक है, इसको आराम से इत्मीनान से बैठ के देखिएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और इस सिंक्रोनस मोटर को हम कवर करने से पहले बता दें आपको अल्टरनेटर के बारे में। जैसे आप पढ़े थे कि अल्टरनेटर में क्या होता था कि वो एक प्रकार का वो क्या है, एसी जनरेटर है अल्टरनेटर, जो क्या करता था कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था अल्टरनेटर। ठीक है, जिस प्रकार से उसमें फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर रोटर, ये सब सारी चीजें होती थी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे यहाँ भी सारी चीजें सेम होने वाली हैं। क्योंकि जो हम बात करेंगे अगर सिंक्रोनस मोटर की और अल्टरनेटर की, तो जो उनकी कंस्ट्रक्शन है, संरचना है, दोनों क्या है, समान है, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर। अब पहले बात करते हैं मोटर की। तो मोटर कहने का मतलब यह कि वह डिवाइस, वह युक्ति जो क्या करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, बदल दे। कहने का मतलब यह जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मोटर की, न कि जनरेटर। जब बात कर रहे हैं मोटर की, तो क्या होगा, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मोटर। अब बात करेंगे सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस कहने का मतलब हुआ कि वह इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर वह इंडक्शन मोटर होता है जिसमें उसका जो होता है फील्ड पोल, उसके जो दो उत्पन्न फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, एक निश्चित गति से मूव करते रहता है। उसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड या सिंक्रोनस। यानी कि इंडक्शन मोटर की वह गति, इंडक्शन मोटर की वह गति जिसपे हमारा जो फील्ड पोल होता है, उसके द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। या जिस गति पे हमारे इंडक्शन मोटर के फील्ड पोल के फ्लक्स गतिमान होते हैं, उस स्पीड को, उस गति को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। वहीं से आया सिंक्रोनस शब्द। ठीक है, सिंक्रोनस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं तुल्यकाली। क्या बोलते हैं हिंदी में, तुल्यकाली कहते हैं सिंक्रोनस को। तो बात करें टोटल सिंक्रोनस मोटर की, तो यह होता है कि वह डिवाइस या वह युक्ति जो क्या करे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करे, कन्वर्ट कर दे, और एक निश्चित स्पीड पर, एक कांस्टेंट स्पीड पर, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी जो स्पीड होती है सिंक्रोनस मोटर की, क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है। यानी कि नो लोड से फुल लोड तक इसकी जो स्पीड होती है क्या होती है, नियत होती है, फिक्स होती है। और जो हमारा होता है सिंक्रोनस मोटर, ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। यानी कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमें बाहर से कुछ युक्ति या कुछ डिवाइस ऐड करने पड़ते हैं, जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन पहले बन के आता है कि निम्न में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो आपका क्या, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है, क्या है, सिंक्रोनस गति पर, सिंक्रोनस गति पर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन है। सिंक्रोनस स्पीड मतलब कि एक कांस्टेंट नियत स्पीड पे जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वह मशीन क्या कहलाएगी, सिंक्रोनस मोटर कहलाएगी। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है बिल्कुल सेम होती है अल्टरनेटर की तरह। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अल्टरनेटर में हम जब बाइंडिंग करते थे, तो जो बाइंडिंग करते थे किस पे, और बात करें स्टेटर की, स्टेटर और एक होता था रोटर। तो स्टेटर में कौन सी बाइंडिंग करते थे, अल्टरनेटर में, इसमें करते थे हम आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग। जब बात करें रोटर की, तो इसमें करते थे फील्ड बाइंडिंग करते थे हम अल्टरनेटर के केस में। किसके लिए, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के केस में। तो क्या करें कि यदि हम अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस मोटर पर यूज करना चाहें, तो क्या करेंगे, हम इसके आर्मेचर बाइंडिंग में, यानी कि स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई दे दें, और इसके रोटर को यानी कि फील्ड बाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई दे दें, और इसको एक्साइटेड कर दें, तो क्या होगा, हमारा अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर की तरह वर्क करेगा और चलने लगेगा। तो क्या करेगा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां देखिए अल्टरनेटर को एसी तथा उसके रोटर को डीसी, यानी कि स्टेटर को क्या देंगे, एसी देंगे। ठीक है, और उसके रोटर को डीसी सोर्स से संयुक्त कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो
संरचना होगी, क्या होगी, वह सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करने लगता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि यदि अल्टरनेटर के स्टेटर को क्या दे दें, एसी दे दें, इसके स्टेटर को एसी सप्लाई अगर दे दिया जाए और इसके रोटर को डीसी सप्लाई दे दिया जाए, तो हमारा जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो संरचना होती है बिल्कुल सेम होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग बिल्कुल सेम होती है अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की, इस कारण से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और यहां से एक क्वेश्चन और बन के आता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा मोटर है, निम्न में से कौन सा ऐसा मोटर है जिसमें एसी और डीसी दोनों सप्लाई दी जाती है। कौन सा मोटर है? सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, जिसमें एसी और डीसी दोनों सप्लाई दी जाती है। यहां देख लो आप, स्टेटर पे कौन सी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं एसी सप्लाई और रोटर पे डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एसी और डीसी दोनों सप्लाई यूज कर रहे हैं सिंक्रोनस मोटर के केस में। ये भी क्वेश्चन बन के आता है और एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि यदि समांतर क्रम में दो अल्टरनेटर चल रहे हैं, अगर दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में चल रहे हैं, तो उन दोनों में से किसी एक को यदि यांत्रिक ऊर्जा देना बंद कर दें, मैकेनिकल एनर्जी देना बंद कर दें, तो क्या होगा, वो अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करने लगेगा, चलने लगेगा। ये बात है। समांतर क्रम में संयोजित दो अल्टरनेटर, जो दो अल्टरनेटर हैं जो समांतर में जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक को क्या करें, हम यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना बंद कर दिया जाए, यानी कि उन दोनों में से किसी एक को हम मैकेनिकल एनर्जी देना बंद कर दें, तो क्या होगा, वह सिंक्रोनस मोटर की तरह चलने लगेगा, उसकी तरह बिहेव करने लगेगा, सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। इसके बाद जो हमारा सिंक्रोनस मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, यह क्या होता है, यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। यह क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर हमारा क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो यहां से कई सारे पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यह कि इसमें एसी और डीसी दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है, एसी को स्टेटर में और डीसी को रोटर में। दो क्वेश्चन यहां से बन गया। एक क्वेश्चन सप्लाई कौन सी देते हैं, एसी और डीसी दोनों देते हैं, 3 क्वेश्चन बन गया। चौथा क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में संरचना जो समान होती है, उनके हम क्या करें, सप्लाई को चेंज कर दें, तो हमारा अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर की तरह चलने लगेगा, वर्क करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम क्या करें कि अल्टरनेटर जो दोनों समांतर में चल रहे हैं, अगर दो अल्टरनेटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उन दोनों में से किसी एक को हम क्या करें, मैकेनिकल एनर्जी देना बंद कर दें, तो वो हमारी सिंक्रोनस मोटर की तरह चलने लगेगी। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा सिंक्रोनस मोटर की संरचना। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप पढ़े थे, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, तो सब में क्या होता है, स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। चाहे आप डीसी मोटर की बात करो, डीसी जनरेटर की बात करो, या आप इंडक्शन मोटर की बात करो, या फिर आप अल्टरनेटर की बात करो, सब में क्या होता है, स्टेटर और रोटर, दो पार्ट तो मेनली होते ही होते हैं। तो पहला है क्या हमारा स्टेटर, सेकंड पार्ट क्या है रोटर, और थर्ड पार्ट हमारा एक्साइटर है। एक्साइटर का मतलब क्या, यह डीसी सप्लाई क्या करता है, यह हमें डीसी सप्लाई देता है, किसको, रोटर को डीसी सप्लाई देता है। किस लिए, इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड, उत्तेजित करने के लिए, क्योंकि हम फील्ड वाइंडिंग कहाँ करते हैं, रोटर पे करते हैं, और उसको एक्साइटेड करने के लिए हम डीसी देते हैं। और डीसी कौन देगा, डीसी एक्साइटर देता है। इसमें आपको या तो शंट मोटर हो सकता है, शंट जनरेटर, या फिर कंपाउंड जनरेटर, या फिर आप बैटरी के द्वारा इसको डीसी दे सकते हो। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम स्टेटर के बारे में। तो स्टेटर क्या है, कि किसी भी मोटर, जनरेटर या अल्टरनेटर का जो स्टैटिक पार्ट है, जो स्थिर भाग है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम स्टेटर बोलते हैं। यानी कि सिंक्रोनस मोटर का वह भाग जो क्या होता है, जो स्थिर होता है, अस्थायी होता है, उसे हम स्टेटर कहते हैं। ठीक है, और इसी स्टेटर पर क्या होती है, आर्मेचर बाइंडिंग की होती है। कौन सी बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है, जिसको आप 3 फेज स्टार या फिर डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो, या डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारी बात करते हैं स्टेटर में जो बाइंडिंग होती है, आर्मेचर बाइंडिंग, उसको हम सप्लाई कौन सी देते हैं, सप्लाई हम देते हैं 3 फेज एसी देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें 3 फेज स्टार अथवा डेल्टा बाइंडिंग की जाती है। और बाइंडिंग कौन सी होती है, आर्मेचर बाइंडिंग होती है।
कौन सी बाइंडिंग होती है? आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है। इसमें सप्लाई कौन सी देते हैं? सप्लाई हम एसी देते हैं, इसलिए इसके बाइंडिंग को एक्साइटेड या उत्तेजित करने के लिए इसमें हम 3 फेज एसी सप्लाई प्रदान करते हैं। एक क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, कि अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में बाइंडिंग कौन सी होती है? तो वहां बाइंडिंग होती है आर्मेचर बाइंडिंग, और आर्मेचर बाइंडिंग में या स्टेटर बाइंडिंग में कौन सी सप्लाई दी जाती है? सप्लाई कौन सी? एसी सप्लाई 3 फेज दी जाती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे रोटर, नेक्स्ट पॉइंट। तो रोटर क्या होता है कि किसी भी मशीन या मोटर का जो मूविंग पार्ट है, जो घूमने वाला भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रोटर कहते हैं, ठीक है। किसी भी मशीन या मोटर का जो घूमने वाला भाग होता है उसे हम रोटर कहते हैं। हम जो कि पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस मोटर, तो यहां होगा कि इस मोटर का जो घूमने वाला पार्ट है, जो मूविंग भाग है, उसे हम क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का जो घूर्णन करने वाला जो भाग होता है उसे क्या बोलेंगे हम? रोटर बोलते हैं। और रोटर पे हम क्या करते हैं? रोटर पे हम फील्ड बाइंडिंग स्थापित करते हैं। कौन सी बाइंडिंग? फील्ड बाइंडिंग स्थापित करते हैं। और इसको क्या करते हैं? डीसी सप्लाई से एक्साइटेड करते हैं, यानी कि रोटर पे हम डीसी सप्लाई को देते हैं, जिससे हमारे क्या हो? फील्ड बाइंडिंग एक्साइटेड हो जाए और अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे। तो रोटर पे हम अस्थायी ध्रुवता, यानी कि अस्थायी ध्रुवता उत्पन्न करने वाले डीसी सप्लाई दी जाती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा कि सिंक्रोनस मोटर के रोटर में हम सप्लाई कौन सी देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे क्या होगा? अस्थायी पोलरिटी वाला एक उत्तेजित पोल स्थापित हो जाता है। अब रोटर हमारे 2 तरह के होते हैं, जैसा हमने पढ़ा था अल्टरनेटर में। एक होता है सैलिएंट पोल, ठीक है, और एक होता है नॉन सैलिएंट या बेलनाकार रोटर। 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सैलिएंट पोल रोटर, सैलिएंट पोल रोटर, जिसका जो क्या होता है? व्यास अधिक होता है और अक्षीय लंबाई कम होती है, और ये क्या होता है? बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसका आकार बाहर की ओर फैला हुआ उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा है बेलनाकार रोटर। अब बेलनाकार रोटर को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नॉन सैलिएंट। क्या बोलते हैं? नॉन सैलिएंट। नॉन सैलिएंट रोटर भी कहते हैं। वो सैलिएंट और फिर नॉन सैलिएंट, और इसी को क्या बोलते हैं? बेलनाकार, यानी कि सिलेंड्रिकल या बेलनाकार भी कहते हैं। बात एक ही है। तो रोटर हमारे 2 तरह के होते हैं, सैलिएंट पोल और नॉन सैलिएंट। और नॉन सैलिएंट को हम क्या बोलते हैं? बेलनाकार बोलते हैं। इस बेलनाकार में क्या होगा कि इसका जो अक्षीय लंबाई होगा, जो व्यास होगा, व्यास कम और अक्षीय लंबाई ज्यादा होगी। इसका जो स्पीड होगा क्या होगा? इसकी स्पीड ज्यादा होगी। कितना? 1500 से लगभग 3000 आरपीएम इसकी स्पीड होती है। किसकी? बेलनाकार रोटर की, नॉन सैलिएंट रोटर की। अगर हम बात करें सैलिएंट पोल की, तो इसकी जो स्पीड होती है मैक्सिमम कितनी? 1000 आरपीएम होती है। ये चीजें मैंने पढ़ा रखा है अल्टरनेटर के चैप्टर में, ठीक है। तो ये होता है। यहां देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा किसका है? सैलिएंट पोल है। सैलिएंट पोल कहने का मतलब यह कि इसका जो व्यास होगा ना, ये जो इसका डायमीटर का व्यास होगा, ये क्या होगा? यह बड़ा होगा। और जो इसके शाफ्ट की जो अक्षीय लंबाई होगी, यह क्या होगा? इसकी लंबाई कम होगी, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी? कम होगी। अब बात करें इसकी, हम बात करें, ये हमारा बेलनाकार या नॉन सैलिएंट, क्या है? नॉन सैलिएंट, नॉन सैलिएंट रोटर या बेलनाकार रोटर। इसमें क्या होगा? इसका जो इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो कम होता है, और इसकी जो एक्सियल लेंथ है, अक्षीय लंबाई, वो क्या होगी? वो ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, अप्रॉक्स 3000 आरपीएम, 1500 से 3000 तक। इसका यूज कहाँ करते हैं? बेलनाकार का या नॉन सैलिएंट का, जहां पे हम अधिक स्पीड की आवश्यकता होती है, जैसे टर्बो अल्टरनेटर में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और बात करें इसका आईसी इंजन वगैरह में, ठीक है, या फिर जहां पे हाइड्रो अल्टरनेटर की बात करें, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। किसका? सैलिएंट पोल रोटर का। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है अल्टरनेटर में, और यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद करना होगा कि कौन सा सैलिएंट है, कौन सा नॉन सैलिएंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी स्पीड क्या होती है, किसका व्यास बड़ा होता है, किसका व्यास छोटा। ये चीजें एग्जाम में कैरी की गई हैं, पूछी गई हैं, इसको ध्यान देना होगा आपको। अब है एक्साइटर क्या होता है। मैंने अभी बताया था कि इसके मोटर, यानी कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है, इसके रोटर को एक्साइटेड करने के लिए, या इसमें जो फील्ड बाइंडिंग की जाती है, रोटर में जो फील्ड बाइंडिंग होती है,
उसको एक्साइटेड या उत्तेजित करने के लिए जो हम यूज करते हैं सप्लाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्साइटर, यानी कि उत्तेजित करने वाला। और ये क्या होता है? एक डीसी सोर्स होता है, डीसी सप्लाई होता है। अब कैसे देते हैं इसको? या तो आप शंट जनरेटर या मोटर के द्वारा दे दो, ठीक है, या फिर क्या करोगे आप कंपाउंड मोटर से दे दो, कंपाउंड जनरेटर से दे दो, या फिर आप बैटरी से दे दो, बैटरी, या फिर क्या करो आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करके दे दो, एसी को डीसी में बदलकर। अब कैसे बदलोगे? यहां क्या करोगे? रेक्टिफायर यूज करोगे। रेक्टिफायर के द्वारा क्या करोगे आप? इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके भी आप इसको सप्लाई में दे सकते हो, जो क्या करेगा? जो उसको फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करेगा, उत्तेजित करेगा, जो कहां होती है? रोटर पे स्थापित होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटर बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर पर उत्तेजन के परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज एक्साइटेशन ऑन सिंक्रोनस मोटर। यानी जो आप एक्साइटेशन कर रहे हो ना, जो आप सप्लाई में दे रहे हो डीसी सोर्स उसके रोटर पर, तो आप अगर एक्साइटेशन को बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है सिंक्रोनस मोटर पर। ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये चीज हमें देखने को यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसमें 3 केस बनता है। एक होता है अंडर एक्साइटेड, एक होता है ओवर एक्साइटेड, और एक होता है नॉर्मल एक्साइटेड। इसमें 3 केस बनते हैं। इन तीनों क्वेश्चन से केस से क्वेश्चन कैरी किया जाता है, पूछा जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे मैंने कल बताया था आपको कि लीड केस, लीड मतलब आगे, एक होता है लैग, इसका मतलब क्या होता है? पीछे। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अल्टरनेटर वाले चैप्टर में, CIVIL का, सिविल का। ठीक है, यहां से मैंने बताया था कि बात करें कैपेसिटर की, तो इस केस में हमारा क्या लीड करेगा, क्या लैग करेगा। अगर बात करें हम इंडक्टर की, L की बात करें, तो इसमें क्या चीज लीड करेगी और क्या चीज लैग करेगी, इसलिए मैंने अच्छे से आपको डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो इस केस में क्या होगा? करंट आपकी क्या करेगी? लीड करेगी, आगे चलेगी, और वोल्टेज आपका लैग होगा, पीछे चलेगा। ठीक, इसका अपोजिट अगर बात करें हम L की बात करें, इंडक्टर की बात करें, तो इंडक्टर में क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज होगा वो अग्रगामी होगा, लीडिंग होगा। और जो करंट की बात करें अगर इंडक्टर के केस में, तो करंट क्या होगी? लैगिंग होगी, वो पश्चगामी होगी। तो इसी केस पे यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, उस तीनों को देखेंगे हम। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग के साथ समझ गए होंगे। तो जब हमारा इंडक्शन मोटर है या फिर सिंक्रोनस मोटर है, ये क्या है? हमारा एक प्रकार का इंडक्शन मोटर है ना। तो जनरली जब हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर की, तो जितने भी हमारे डिवाइसेस है इंडक्शन मोटर पे काम करने वाली या इंडक्शन पे काम करने वाली, आपका चाहे ट्रांसफार्मर हो, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो, जिसमें हम क्या करते हैं? सप्लाई के रूप में एसी देते हैं या आउटपुट में एसी प्राप्त करते हैं। सबके सब क्या है? हमारे इंडक्शन पे वर्क करने वाले मशीन है। तो जो इंडक्शन पे वर्क करेगा उसमें क्या होगा? जो हमारा पावर फैक्टर लैगिंग होगा, पावर फैक्टर लैगिंग होगा। इंडक्टर के केस में हमारा हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग होता है। अगर बात करें कैपेसिटर की, तो उस केस में पावर फैक्टर हमारा हमेशा लीडिंग होता है। ठीक है, तो हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है वो क्या है? हमारा एक इंडक्शन मशीन है ना, जो एसी सप्लाई पे काम करती है। क्योंकि हम इस पर डीसी भी देते हैं, लेकिन मेनली हम एसी का इसमें यूज करते हैं, इसलिए इसको एसी मोटर में डाला गया है, सिंक्रोनस मोटर को। किसमें? एसी मोटर में। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो होता है स्टेटर, जो हमारा स्टेटर होता है, ठीक है, इस पे हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और इस पे हम क्या करते हैं? इस पे हम 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर में। ठीक है, तो एक तो हम सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर में, मान लो वोल्टेज क्या है? V है। हमने जो इसको सप्लाई दिया इसके स्टेटर में वोल्टेज V, और इसमें इंडक्शन के कारण जो इसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्या होगा? वो E और B भी होगा, बैक ईएमएफ। ठीक है, एक तो हमने जो वोल्टेज दिया वो क्या हुआ? ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, और एक हमारा क्या है? उत्पन्न ईएमएफ या बैक ईएमएफ कह सकते हो। ये भी क्या है? एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का हमारा वोल्टेज है, ये भी हमारा एक प्रकार का वोल्टेज है। तो स्टेटर में 2 प्रकार के वोल्टेज जनरेट होते हैं। एक वो जिसको हमने सप्लाई दे रखा है
जब हम सप्लाई एसी देते हैं तब हमारा एक वोल्टेज जनरेट होता है, जिसको हम वी कहते हैं। और देने के बाद जब इंडक्शन के कारण क्या होती है, एक ईएमएफ जनरेट हो जिसको हम ईबी कहते हैं, ये भी क्या होता है, एक वोल्टेज होता है। तो इसमें दो वोल्टेज फाइनली जनरेट होते हैं। तो ये दो ये वोल्टेज है ना, एक ईबी और एक वी, दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं। जो हमारा बैक ईएमएफ है, जो हमारा बैक ईएमएफ है, यह सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक है, जब सप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगा तब आपका क्या होगा, इस केस में आपका जो हमारा आर्मेचर करंट है वो क्या होगी, आर्मेचर करंट डिक्रीज करेगी, कम होगी, क्योंकि हम स्टेटर पे आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं। स्टेटर पे कौन सी बाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग। और जब इसमें हमारा बैक ईएमएफ जनरेट होगा और सप्लाई वोल्टेज भी हमने दे रखा है, तो दोनों में क्या होगा, बैक ईएमएफ जब वर्क करेगा तो जो हमारा मेन वोल्टेज है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, कम होगा। जब वोल्टेज कम होगा तो आपका जो स्टेटर करंट है या आर्मेचर करंट है, ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका कम होगा। तब यहाँ पे क्या केस बनेगा कि इस केस में जो आपका स्टेटर करंट है, जो आपका स्टेटर करंट है वो क्या होगा, या वोल्टेज से, स्टेटर करंट वोल्टेज से क्या होगा, वोल्टेज से लैग करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने सप्लाई एसी दे रखा है और यहाँ पे हमने कोई पावर फैक्टर इंप्रूव करने वाला चीज नहीं लगा रखा है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी स्टेटर करंट है आईएस, यह क्या होगा, यह वोल्टेज से पश्चगामी चलेगा, रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन की क्रिया हो रही है। तो यहां से क्या होगा कि हमारा जो होगा पश्चगामी केस होगा, पश्चगामी या फिर लैगिंग केस बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ ईबी क्या होगा, लेस देन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम अभी तीनों केस देखेंगे स्टेटर करंट और वोल्टेज के बीच, अगर वोल्टेज हमारा ज्यादा होगा तो लीडिंग और वोल्टेज हमारा कम होगा तो लैगिंग, सारे केस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला केस है, पहला केस हमारा कह रहा है कि जब ईबी लेस देन भी, यानी कि जो हमारा बैक ईएमएफ वोल्टेज है या सप्लाई वोल्टेज से क्या है, कम है, तब क्या होगा, इस समय हमारा जो रोटर एक्साइटेशन कमजोर होगा, यानी कि यह लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। यानी कि जब आपको जो सप्लाई वोल्टेज दे रखा था, आपने मान लो सप्लाई वोल्टेज दिया 100 वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज 100 दिया, और इंडक्शन के कारण जो इसमें बैक ईएमएफ जनरेट हुआ वो मान लो कितना, 80 वोल्ट हुआ। तो यही केस कह रहा है कि ईबी यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जनरेट हुआ है, इसका मान सप्लाई वोल्टेज से क्या है, कम होगा। तब यहाँ पे क्या होगा, लैगिंग केस बनेगा, पश्चगामी क्रिया होगी। ठीक है, तो पश्चगामी कब होगा, पश्चगामी तब होगा जब हमारा करंट क्या होगा, करंट लैग करेगा, वोल्टेज हमारा लीड करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जब ईबी लेस देन भी, यानी कि हमारा बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से कम है, तो क्या होगा, रोटर एक्साइटेशन कमजोर होगा, और इसमें क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे अंडर एक्साइटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडर एक्साइटेड। जब ईबी का मान भी से छोटा होगा तो क्या बोलेंगे, अंडर एक्साइटेड कहते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा जो है स्टेटर करंट है वो क्या होगा, वोल्टेज से पश्चगामी चलेगा, वोल्टेज से पीछे चलेगा, वोल्टेज से 5 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। क्या करेगा, लैग करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पश्चगामी या लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन ये कि जब ईबी लेस देन भी, यानी कि जब हमारा सप्लाई वोल्टेज है उससे बैक ईएमएफ वोल्टेज कम होगा, तब क्या होगा, तो उसमें पश्चगामी पावर फैक्टर जनरेट होगा। पश्चगामी पावर फैक्टर में क्या होगा, हमारा जो स्टेटर करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगा। 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अगर ईबी लेस देन भी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अंडर एक्साइटेड बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है, जब ईबी इक्वल टू भी, यानी कि हमारा सब सप्लाई वोल्टेज है, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज भी और जो हमारा बैक ईएमएफ ईबी, जब दोनों आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इसे बोलेंगे हम नॉर्मल एक्साइटेशन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेड बोलते हैं। ठीक है, कब, जब आपका सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ वोल्टेज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल एक्साइटेड। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपकी
स्टेटर करंट और स्टेटर वोल्टेज है दोनों क्या होंगी, वो सेम फेज में होंगी, एक ही फेज में होंगी। ठीक है, तो यहां देखिए IS यानी कि स्टेटर करंट तथा V क्या होंगे, एक फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। जब EB बराबर V होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे नॉर्मल एक्साइटेड। ठीक है, इसके बाद जब नॉर्मल एक्साइटेड होगा, EB और V आपस में बराबर होंगे, तब क्या होगा, स्टेटर करंट IS और वोल्टेज दोनों क्या होंगे, सेम फेज होंगे, इन फेज होंगे। इसमें कोई लीड और लैग के केस नहीं बनेगा। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे यूनिटी पावर फैक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। इसमें जो शक्ति गुणक हो क्या होगा, इस समय जो हमारा पावर फैक्टर होगा, शक्ति गुणक होगा, वह क्या होगा, यूनिटी होगा, इकाई होगा। तो यहां से भी 3 क्वेश्चन। जब EB और V बराबर होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल एक्साइटेड बोलेंगे उसे। एक क्वेश्चन हो गया। अगर ये केस बनता है तो वहां पे क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होगा, इकाई होगा। 2 क्वेश्चन। और तीसरा, अगर पावर फैक्टर हमारा यूनिटी है या AB और V बराबर हैं तो उस केस में क्या होगा, लीड या लैग या क्या होगा, सेम फेज। तो यहाँ पे हमारा सेम फेज में होंगे, लीड और लैग का केस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस हमारा जो है इसमें है कि जब EB ग्रेटर देन V, यानी कि जो आपका EMF इंड्यूस्ड है वो सप्लाई वोल्टेज से अधिक है। थर्ड केस में क्या कर रहा है, जो हमारा बैक EMF है, इंड्यूस्ड EMF है, या सप्लाई वोल्टेज से क्या है, अधिक है, यानी कि EB ग्रेटर देन V। तो इस केस में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ओवर एक्साइटेड। क्या बोलेंगे, ओवर एक्साइटेड। ठीक है, इसे बोलेंगे उत्तेजन क्या है, सामान्य से अधिक होने हैं, इसे बोलेंगे ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड इसे बोलते हैं। ठीक है, ओवर एक्साइटेड कहते हैं इसको। कब, जब आपका जो बैक EMF है EB से क्या होगा, EB जो V से बड़ा होगा तब। जब आपका ओवर एक्साइटेड होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो केस बनेगा वो लीडिंग होगी, यानी करंट क्या होगी, वोल्टेज से अग्रगामी चलेगी। देखिए जो आपका IS है, स्टेटर करंट क्या होगा, वोल्टेज से आगे चलती है, वोल्टेज से आगे निकल जाता है। ठीक है, यहाँ केस क्या बनेगा, यहाँ केस लीडिंग का बनेगा, क्योंकि जो करंट क्या आ रही है, वोल्टेज से आगे चल रही है, लीड कर रही है। 2 क्वेश्चन ये बन गया कि जब AB बराबर V होगा तब उसे बोलेंगे हम ओवर एक्साइटेड। और जब ओवर एक्साइटेड की बात करेंगे या AB और EB ग्रेटर देन V की बात करेंगे, उस केस में क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, जिससे हम क्या होगा, आर में स्टेटर करंट वोल्टेज से हमारा क्या होगा, अग्रगामी होगा, आगे चलेगा। ठीक है, जिसको हम लीडिंग प्रकृति या लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ भी 3 क्वेश्चन। तो इन तीनों पॉइंट से कितने हो गए, टोटल 9 क्वेश्चन निकल के आ गया, और यहीं से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बात पे, एक्साइटेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेशन कहने का मतलब यह है कि जो हमने सप्लाई दे रखा है DC इसके रोटर पर, इसके फील्ड वाइंडिंग को, तो यदि हम DC सप्लाई का मान बढ़ाते जाते हैं, DC सप्लाई का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका जो एक्साइटेशन है, उत्तेजन है, वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। यदि हम DC सप्लाई की मान क्या करें, उसको घटा दें, जो हमने रोटर पर सप्लाई दे रखा है DC शंट मोटर के द्वारा या बैटरी के द्वारा, उसको हम यदि घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, उसे बोलेंगे अनएक्साइटेड या अंडर एक्साइटेड बोल सकते हैं इसको। ठीक, यदि हम उसको क्या कर दें, सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट कर दें, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट कर दें, तब उसको बोलेंगे हम नॉर्मल एक्साइटेशन या नॉर्मल एक्साइटेड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड की बात कहां से आ रही है, हमने जो सप्लाई दे रखा था सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर फील्ड वाइंडिंग को, उसी की बात कर रहे हैं कि DC के मान को बढ़ा देंगे तो ओवर एक्साइटेड, DC सप्लाई के मान को कम कर देंगे तो अंडर एक्साइटेड, और कम ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो होगा हमारा नॉर्मल एक्साइटेड। वहां पे यूनिटी केस बनेगा। इतनी चीजें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इस तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर पर लोड का प्रभाव। देखिए जो सिंक्रोनस मोटर है ना, जनरली ये क्या होता है कि यह एक कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर होती है। कैसी मोटर, नियत स्पीड वाली मोटर होती है, क्योंकि स्पीड पे ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलता है, चाहे आप लोड बढ़ाओ या न बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यह जो हमारा मोटर कैसा है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड
या नियत गति वाली मोटर होती है। कौन सी? सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? हमारी नियत गति वाली मोटर होती है। इस पे आप लोड को बढ़ाओगे घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? आइडियल केस में। लेकिन हम अगर बात करें नॉर्मल केस में जो हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यदि हम लोड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लोड को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, तो उसकी जो गति है ना, बहुत थोड़ी सी माइनर, बहुत थोड़ी सी इसकी गति क्या होती है? डिक्रीज होती है, घटती है। तो ये देखिए, जब तुल्यकालिक मोटर को लोड पर आरोपित किया जाता है तो इसकी औसत गति के मान में कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह क्या है? कांस्टेंट स्पीड वाली नियत गति वाली मोटर है। क्योंकि तुल्यकालिक गति क्या है? एक स्थिर यानी कि नियत गति पर घूर्णन करता है। इसको नोट करिएगा। सिंक्रोनस मोटर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड मोटर बोलते हैं, नियत गति वाला मोटर कहते हैं। अच्छा, इस प्रकार के लोड पर प्रयुक्त करने पर आर्मेचर धारा में क्या होगी? आर्मेचर धारा में कोई वृद्धि नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि इसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब लोड को